एक्सेप्शन आए या ना आए, दोनों केसेस के अंदर ये एग्जीक्यूट होगा। बात क्लियर? फाइनली दोनों केसेस में एग्जीक्यूट होगा या नहीं? कॉन्सिक्वेंसेस अगर हम नहीं लगाएंगे तो जो मसले आएंगे ये इसको आप पढ़ लीजिएगा कि हमारा प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा। और अगर आपका प्रोग्राम ज़्यादातर क्रैश हो रहा होगा तो यूज़र्स उससे क्या कहेंगे, उसे उकता जाएंगे या फिर है ना गुस्सा आएगा, बल्कि आप और यूज़ ही नहीं करेंगे आपके कोड को। अच्छा, अब हम आहिस्ता आहिस्ता ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की तरफ जा रहे हैं। ये हमारे पास एक हायरार्की है। अभी अगर ये हायरार्की किसी की समझ में नहीं आ रही ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन है बड़ी आसान। लेकिन आसान भी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं तो कोडिंग कब से कर रहा हूँ, तो आपके लिए हो सकता है किसी के लिए प्रॉब्लम हो, तो उसमें कोई बात नहीं है। ये सारी की सारी हमारे पास एक्सेप्शन है। पाइथन के अंदर तकरीबन कुछ 60 के करीब एक्सेप्शन हैं। टॉप लेवल की जो होती है इसकी बेस एक्सेप्शन कहलाती है, जो सबसे पेरेंट है, सबकी पेरेंट है। उसके बाद हमारे पास एक्सेप्शन की सब क्लासेस आती हैं। अब तक हमने कौन कौन सी एक्सेप्शन देखी है? ज़ीरो डिवीजन देखी है हमने, टाइप एरर देखा है, की एरर देखा है हमने, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी क्या है, जैसा ये टाइप एरर, वैल्यू एरर, की एरर, इंडेक्स एरर, ये सब हमने देखी है ना। हाँ, तो ये सब चीज़ें देखें। ये सब चीज़ें सबका पेरेंट कौन है? बेस एक्सेप्शन। उसके बाद एक्सेप्शन, उसके बाद ये अर्थमेटिक एक्सेप्शन के अंदर हमारे पास ज़ीरो डिवीजन एरर था। फिर एक्सेप्शन के अंदर ही हमारे पास टाइप एरर, वैल्यू एरर है। इंडेक्स एरर देखें हमारे पास लुकअप के अंदर है। की एरर का है हमारे पास लुकअप के अंदर है। अच्छा, यहाँ से कोई चीज़ आपने गेट करी एक्सेप्शन के अलावा, फिर देखें जो चीज़ हमने लुकअप करते वक्त एक्सेप्शन आ रही है तो उसकी एक लुकअप की सब क्लास बनाई हुई है। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इस तरह करते हैं, हम अपने काम को आसान करते हैं और हर चीज़ का है ना ऑब्जेक्ट बनाते हैं। और इसको मैं क्या कहूँ आपसे, यानी ये लुकअप की जगह डायरेक्ट एक्सेप्शन से भी कर सकता हूँ, लेकिन एक इसने लुकअप की क्लास बना के लुकअप की एक्सेप्शन अलग कर दी है। तो इसका फ़ायदा होता है। जब हम ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे तब ये क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक सबकी बात क्लियर है जी? एरर्स हैं और एक्सेप्शन हैं, अलग अलग तरीके से आएंगी। वो जिस जगह जो आ रही होगी हम उसको कैच करेंगे, उसी तरह हिसाब से हैंडल करेंगे। अब आगे के हम सेक्शन में इसको चल के देखते हैं जी। एक्सेप्शन, लेकिन जब हम एक्सटेंड करेंगे ना तो हम बाकायदा अपनी क्लास लिखेंगे और उस क्लास को एक्सेप्शन से एक्सटेंड करवाएंगे। या नीचे की तरफ अभी आगे के सेल्स में आएगा, ठीक है। और जब हम प्रॉपर तरीके से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे तब हम अपनी ही एक्सेप्शन बनाएंगे, क्योंकि आपका जब अपना सॉफ्टवेयर होगा उसकी अपनी एक्सेप्शन होगी, ठीक है। अच्छा, इसका पहले सिंपल किस तरीके से हम लिखते हैं, ट्राई, ये देख लें ज़रा प्लीज़। इसका सिंटैक्स देख लें पहले कि हम ट्राई लिखते हैं, ट्राई के बाद कॉलन आता है। कॉलन के बारे में हमने क्या सीखा है? ब्लॉक ऑफ कोड होता है। इस ब्लॉक ऑफ कोड में एक ही लाइन का कोड लिखा हुआ है। वो क्या हो रहा है, एक वैल्यू डिवाइड बाय ज़ीरो हो रही है। तो डिवाइड बाय ज़ीरो जो भी होती है उसमें क्या एक्सेप्शन आती है? ज़ीरो डिवीजन एरर। उस एरर को हमने क्या करा, एक्सेप्ट में कैच करा, तो हमें एक्सेप्शनल हैंडलिंग हमने कर ली, हमारा कोड क्रैश नहीं हुआ। यहाँ तक बात क्लियर? अब हम देख रहे हैं यहाँ पर एक हमने ज़ीरो डिवीजन एरर हमने लिखा एक्सेप्ट के अंदर, फिर हमने एक पेरेंट लिखा और फिर उसको हमने प्रिंट करा दिया।
तो यहाँ पर क्या चीज़ प्रिंट होगी? हाँ, क्या चीज़ प्रिंट होगी यहाँ पर? कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो या फिर अनएक्सपेक्टेड एरर? नहीं, दोनों हो तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना, दोनों क्यों हो? फर्स्ट ऑप्शन वाला होगा। नहीं, अगर मैं ये जीरो डिवीजन से पहले एक्सेप्शन वाला लिखूँ तो एक्सेप्शन वाला होगा। अच्छा, मैंने अभी आपको क्लास हायरार्की दिखाई थी ना इसकी। सबसे टॉप पे क्या थी? बेस एक्सेप्शन। उसके नीचे क्या थी? एक्सेप्शन थी। और उस एक्सेप्शन के बाद बाकी सारी एक्सेप्शन थी। अगर मैं बड़ी टाइप से कैच करूं और उसको मैं पहले लिख दूं तो सारी की सारी एक्सेप्शन तो वहां पर आ जाएंगी, चाहे वो जीरो डिवीजन हो या टाइप एरर हो या लुकअप हो या कुछ भी हो। वो सारी की सारी कौन कैच कर लेगा? पेरेंट। तो ये तरीका सही नहीं होता कि आप पेरेंट को ऊपर लिखोगे। आप छोटी एक्सेप्शन से स्टार्ट करोगे, चाइल्ड से स्टार्ट करोगे और फिर पेरेंट की तरफ आओगे। ठीक है, कि जीरो डिवीजन के अलावा अगर कोई और एक्सेप्शन आए तो वो पेरेंट कैच कर लेगा, और जीरो डिवीजन आएगी तो स्पेसिफिकली जीरो डिवीजन ही कैच करेगा। अब इसको चला के देखते हैं। कैन नॉट डिवाइडेड बाय जीरो, ये कौन सी वाली एक्सेप्शन हमारे पास हमने हैंडल करी? डिवाइडेड बाय जीरो वाली। अब आगे के ब्लॉक में हम इसको देखेंगे, जब हम पेरेंट ऊपर रखेंगे तब क्या होगा। अब हम इसको देखते हैं एल्स। अगर हमारे पास एक्सेप्शन हैंडल हुई तो क्या एल्स चलेगा? अगर हमारे पास एक्सेप्शन आई तो क्या एल्स चलेगा? नहीं चलेगा। और अगर एक्सेप्शन आ गई तो फिर से एक्सेप्शन आई तो ये प्रिंट होगा कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो। तो क्या एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा? ये बिल्कुल इफ एल्स की तरह काम कर जाएगा। यहाँ पर जो एक्सेप्ट का कीवर्ड है ये इफ की तरह काम करेगा। अगर ये एक्सेप्ट चलेगा तो एल्स नहीं चलेगा, और अगर एक्सेप्ट नहीं चलेगा तो एल्स एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इस वक्त क्या जीरो से डिवाइड कर रहे हैं, तो जीरो डिवीजन आना चाहिए। अब क्या प्रिंट होगा? एल्स डिवीजन सक्सेसफुल। और मैं इसे अगर जीरो से डिवाइड कर दूं तो एक्सेप्शन आ जाएगी। अब एल्स एग्जीक्यूट हुआ। बात क्लियर है? अब हम फाइनली ब्लॉक देख लेते हैं। अच्छा, जो मैंने पहले ऊपर बात करी थी ना कि पेरेंट से हम जो कैच कर रहे हैं वो आगे के सेल्स में नीचे आएगी। अच्छा, फाइनली अगर यहाँ पर एक्सेप्शन आई तो क्या फाइनली एग्जीक्यूट होगा? हर हाल में एग्जीक्यूट, चाहे एक्सेप्शन आए या ना। एक्सेप्शन आ गई और फिर भी फाइनली एग्जीक्यूट हो गया। और अगर मैं यहाँ जीरो हटा दूँ इसे तब भी फाइनली प्रिंट होगा। बात क्लियर? अच्छा, क्या है इस फाइनली के अंदर मल्टीपल लाइन ऑफ कोड आ सकता है? जोर से बोले। आ सकता है, क्योंकि ये कॉलन लगा हुआ है। कॉलन का मतलब यही है कि इसके बाद ब्लॉक ऑफ कोड आने वाला है। अच्छा, पुटिंग इट ऑल टुगेदर, ये अब सारी की सारी यहाँ पर आ गया। अच्छा, पहले हमारे पास जीरो डिवीजन है, फिर हमारे पास टाइप है, उसके अंदर एल्स लिखा है, फिर हमारे पास फाइनली लिखा हुआ है। तो इसको हम चला के ज़रा देखते हैं। इसके अलग अलग ये मैं आपसे वही कह रहा हूँ ना कि जो पेरेंट है उसको ऊपर जब रखेंगे तब क्या होगा, वो आगे के सेल्स में आएगा। क्योंकि मेरा भी है ना अपना पढ़ने का तरीका ये है कि अगर मैं ये काम करूँ तो क्या होगा, वो काम क्या होगा। मुझसे भी ट्यूटोरियल इस तरह बनाया नहीं जाता कि मैं सीधा सीधा लिखूँ। मैं आपको देखते कि मैं एरर्स भी आपको बता के चला के दिखाता हूँ।
क्योंकि जब तक आप एरर नहीं देखेंगे तो आपको समझ में कैसे आएगा कि क्या चीज़ हम काम कर रहे हैं। तो इसी तरह में आगे के सेल्स में आएगा कि जब हम पेरेंट से एक्सेप्शन को कैच करेंगे तो चाइल्ड चलेंगे ही नहीं कभी, क्योंकि पेरेंट ऊपर है। तो हम हायरार्की फॉलो करते हैं। वहाँ पर हायरार्की क्या थी जो इमेज के अंदर थी? पेरेंट ऊपर था। ट्राई एक्सेप्ट के अंदर हम क्या करते हैं? हायरार्की क्या रखते हैं? चाइल्ड ऊपर रखते हैं, ताकि जो चाइल्ड आता जाए वो चाइल्ड कैच होता जाए, और अगर कोई भी चाइल्ड नहीं मिलेगा तो नीचे आके पेरेंट उसको कैच कर लेगा। ठीक है, हम देख रहे हैं पहला हमने क्या करा, टेस्ट केस में क्या रखा हमने? 0 डिवाइडेड बाय 2, तो ये क्या हो जाएगा? सक्सेसफुल डिवीजन। सक्सेसफुल डिवीजन कहाँ आ रही है? एल्स के अंदर। फिर हम 0 से कर रहे हैं तो 0 डिवीजन आ रही है। फिर उसके बाद हमने क्या किया? हमने एक टाइप एरर दे दिया कि इसको स्ट्रिंग से डिवाइड कर ले। स्ट्रिंग से कोई चीज़ डिवाइड हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो हमारे पास टाइप एरर के अंदर टाइप एरर आ गया। तो इसको देखें, ये पहला वाला जो था हमारे पास, पहला वाला एरर था 0 डिवीजन का। तो 0 डिवीजन का एरर 0 डिवीजन के एक्सेप्ट ब्लॉक में आया, और हमारे पास जो टाइप एरर था वो टाइप एरर के ब्लॉक में आया। यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? स्पेसिफिक एक्सेप्शन स्पेसिफिक ब्लॉक के अंदर आके हैंडल होती है अगर आपने उसका एक्सेप्ट ब्लॉक लिखा है। तो यहाँ पर हमने 0 डिवीजन का भी लिखा था और टाइप एरर का भी लिखा था। इसको और ज़्यादा क्लियर कर लेते हैं। अब इसको प्ले करते हैं। तो देखें, ये 0 डिवीजन का एरर 0 डिवीजन के ब्लॉक में आया, और टाइप एरर का टाइप एरर के अंदर। हमने 3 दफ़ा कॉल लगाई है ना मेथड की। ये देखें, 3 दफ़ा हमने कॉल लगाई है ना मेथड की। यहाँ तक बात क्लियर है? सबकी समझ में आ रहा है? ज़्यादा तो नहीं हो रहा? हाँ, या ऐसा होता है ना, सबका दिमाग पूरा फुल हो गया, आपको समझ में नहीं आ रहा। आगे चले जी। 15-20 मिनट का तो टाइम, तकरीबन ये आधा ही हुआ है, 40% हुआ है ये। हाँ, फाइनली ब्लॉक रन नहीं हो रहा, हमने लिखा ही नहीं है ना। अच्छा, वो देखते हैं ऑपरेशन कंप्लीट हुआ तो है, तीनों में हो रहा है। इसको और भी रीडेबल बना देते हैं। फाइनली को मैं प्रिंट भी कर देता हूँ ना इस तरह। हाँ, जूम कर रहा हूँ। ये हुआ ना, 3 दफ़ा हमने फंक्शन कॉल करा और 3 दफ़ा हुआ। सही है, बात क्लियर? आगे चले। अच्छा, प्ले विथ एक्सेप्शन हैंडलिंग इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड। अच्छा, अब हम खेल के देख रहे हैं। आप वाली एग्जांपल जो मैं आपसे कह रहा था ना, यहाँ कौन थी खातून? मैंने आपसे कहा था कि पेरेंट एक्सेप्शन से अगर हम हैंडल करेंगे पहले लिख के, तो सारी की सारी एक्सेप्शन कहाँ पर आ जाएंगी? पेरेंट में आ जाएंगी, और स्पेसिफिक एक्सेप्शन हैंडल नहीं होगी। स्पेसिफिक ब्लॉक के अंदर वो जाएगा ही नहीं, क्योंकि पेरेंट उसको हैंडल करने के लिए बैठा हुआ है। तो ये तरीका सही नहीं होता। आप पेरेंट ऊपर नहीं लिखते, क्योंकि हर स्पेसिफिक एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए आपने कुछ रिकवरी कोड उसमें लिखा होता है ना, तो वो रिकवरी कोड उसी एक्सेप्शन के हिसाब से है ना कि पेरेंट एक्सेप्शन के हिसाब से। बात क्लियर? अच्छा, ये हम सिंपल पहले चला के देखते हैं। पहले 0 डिवीजन है हमारे पास, टाइप है, टाइप एरर है, और ये प्रिंट हो रहा है। ये वही वाली एग्जांपल है। सही है। अब मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं इस ब्लॉक ऑफ कोड को अनकमेंट कर रहा हूँ। अच्छा, अब मैंने क्या काम करा यहाँ पर जरा देखें मेथड के अंदर।
एक ट्राई का ब्लॉक लिखा हुआ है, ट्राई के ब्लॉक में क्या डिवाइड हो रहा है, ए डिवाइडेड बाय बी, और एक्सेप्ट ब्लॉक में क्या हो रहा है, एक्सेप्ट ब्लॉक में हो रहा है पेरेंट से एक्सेप्शन कैच कर रहे हैं। ये सब तो जीरो डिवीजन और टाइप एरर तो इसके चाइल्ड है ना एक्सेप्शन के। अभी हमने हायरार्की की इमेज देखी थी, सबसे पहले क्या था, बेस एक्सेप्शन, बेस के बाद क्या था, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन के बाद और बहुत सारी एक्सेप्शन थी। ये जीरो डिवीजन एरर अर्थमेटिक का था, टाइप एरर किसका था, लुकअप का था या किसी और का था। तो ये सारी की सारी एक्सेप्शन कौन थी, इसकी चाइल्ड की थी। अब हम क्या काम कर रहे हैं, हाँ अब ये लेकिन कोड सही नहीं है ना, ये समझाना ये है कि ये कोडिंग का स्टाइल सही नहीं है। आप पेरेंट से कभी भी कैच नहीं करोगे। अगर पेरेंट से कैच करना है तो बाकी एक्सेप्ट लिखने की जरूरत क्या है जी। एक और एक्सेप्शन थ्रो करवाई जो कि नीचे हैंडल नहीं हो रही थी स्पेसिफिक। अब कौन हैंडल करेगा इसको, पेरेंट करेगा। पेरेंट कौन है यहाँ पर, एक्सेप्शन टाइप है उसकी। अगर मैं फ्लोटिंग पॉइंट एरर नीचे लिख दूँ तो फिर फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर ही जाएगा। अगर मैं फ्लोटिंग पॉइंट ना लिखूँ तो फिर ये पेरेंट के ब्लॉक, पेरेंट के पास कैच हो जाएगा। सही है। तो एक प्रोग्राम लिखने का तरीका ये भी होता है, कहीं पर आपको सारी एक्सेप्शंस गिवन होती हैं कि ये मेथड ये फलानी एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है। सही है। यहाँ पर तो थ्रो नहीं कहते, ये जावा में कहते हैं, यहाँ पर कहते हैं रेज कर रहा है। लेकिन आपको डर होता है कि हो सकता है कि कोई और एक्सेप्शन भी आ जाए, तो आप नीचे जाके पेरेंट में उसको हैंडल कर लें ताकि आपका प्रोग्राम क्रैश ना करे। सही है। अब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं। जी हाँ, मैंने जानबूझ के रखा है क्योंकि मैं आपको ये काम करके बताऊंगा तो वो मेरा प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा। कुछ भी डाल सकते हैं, मेमोरी एरर डाल दें। नहीं, रेज में तो एक वक्त में एक ही फेंकेगा ना, एक वक्त में एक ही फेंकेगा। तो यहाँ पर हम क्या थ्रो करवा रहे हैं, फ्लोटिंग पॉइंट एरर। पाइथन की टर्म में क्या कहेंगे, हम क्या रेज करवा रहे हैं, फ्लोटिंग पॉइंट। हाँ, यहाँ पर रेस कहते हैं, जावा में इसे थ्रो कहते हैं। तो हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट एक्सेप्शन क्या हैंडल हो रही है कहीं पर स्पेसिफिकली नहीं, तो ये पेरेंट में आके कैच होगी। अब नीचे चल के जरा देखते हैं कि क्या हुआ अभी। ये देखें एक्सेप्शन क्या है हमारे पास, अनएक्सपेक्टेड एरर अकर टेस्टिंग फ्लोटिंग पॉइंट एरर। सही है। ये मैंने कहाँ पर दिया, जब मैं एक्सेप्शन को रेज कर रहा था तब मैंने यहाँ पर लिख दिया। ये मेरा प्राइवेट मैसेज हो सकता है। इस एक्सेप्शन को जब हम रेज करते हैं तो वहाँ पर हम मैसेज भी लिख सकते हैं। ये हमारा पर्सनल होगा कि हम क्या देना चाहते हैं। सही है। असल में तो हमें यूज़र को बताना है या प्रोग्राम को बताना है कि क्या हुआ था। ये जो हमने यहाँ पर मैसेज लिखा है ना, ये असल में काम आएगा जब कोई बंदा लॉग पढ़ रहा होगा ना, ये लॉग के अंदर प्रिंट होंगे और आपको प्रिंट कराना पड़ेगा ऑब्वियसली। वहाँ पर ये क्लियर होगा कि असल में हुआ क्या था। फ्लोटिंग पॉइंट तो आया था लेकिन क्यों आया था, क्या वजह थी, इसका मैसेज आप लिखोगे तो ये डिबगिंग में हेल्प करेगा। बात क्लियर। हमें डॉग स्ट्रिंग से जावा में होता था कि मैं बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें ना प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट हैं। इसमें चाहे जावा की बात करें या हम पाइथन की बात करें, ये कॉन्सेप्ट्स हैं। वहाँ पर बाकायदा हम लिखते थे थ्रोज, मेथड के सिग्नेचर के साथ हम लिखते थे थ्रोज के एक्सेप्शन नंबर 1, एक्सेप्शन नंबर 2, एक्सेप्शन नंबर 3। ये 3 एक्सेप्शन आ रही है, 4 आ रही है, 2 आ रही है, 1 आ रही है। वो बाकायदा हम सिग्नेचर के साथ लिखते थे, वो मेथड के सिग्नेचर का हिस्सा बन जाती थी। तो वहाँ हमें पता चलता था कि क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। पाइथन के अंदर ऐसा नहीं होता।
पाइथन के अंदर मेथड के अंदर से एक्सेप्शन आती है, और ये कहाँ लिखी होंगी कि कौन कौन सी एक्सेप्शन आ रही है, ये लिखी होंगी डॉग स्ट्रिंग के अंदर। जो मेथड की डॉग स्ट्रिंग होती है ना, जो आप ट्रिपल कोटेशन करके करते हैं मल्टी लाइन के लिए, उसमें ये सब चीज़ें लिखी हुई होती हैं। जब आप वो उसे रीड करेंगे तो ये आपको पता चलेगी। आप पाइथन के अंदर एक हेल्प का मेथड, आप कोई भी हेल्प के मेथड के अंदर ऑब्जेक्ट पास करें या उसके अंदर मॉड्यूल पास करें तो वो पूरी की पूरी उसकी डॉग स्ट्रिंग को प्रिंट कर देगा। अगर ये किसी को पढ़ना है तो ये लेसन नंबर 18 के अंदर है, डॉग स्ट्रिंग्स एंड एमके डॉग्स। लेकिन अभी फिलहाल पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप अपना ध्यान यहाँ पर ही लगाएं। यहाँ तक बात क्लियर हो गई कि पेरेंट ने किस तरह कैच करा, और जब हम पेरेंट को टॉप पे लिख देंगे तो पेरेंट सारी की सारी एक्सेप्शन कैच कर लेगा। क्लियर है? अच्छा, ये एक एग्जांपल बनी हुई है कि किस तरह मल्टीपल एक्सेप्शन कैच हो रही है। इसको घर जाके देख लेंगे, और अगर ये कोई बड़ी एग्जांपल समझ में ना आए ना तो कोई मसला नहीं है, ये सिर्फ दिखाने के लिए कि किस तरीके से एक रियल वर्ल्ड प्रोग्राम को हम लिखते हैं और उसमें एक्सेप्शन हैंडलिंग हो रही होती है। सही है? इस कोड को समझने की ज़रूरत नहीं है, समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। सही है? इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, ये घर जाके कर लीजिएगा। यहाँ पर नीचे इनपुट लेगा, वो इनपुट में आप जो वैल्यू देंगे आपके खेलने के लिए बनाया होगा। बात क्लियर? अच्छा, वही आपका सवाल जो था ना, हाउ फंक्शन थ्रोज एन एक्सेप्शन इन पाइथन। तो पाइथन के अंदर होता है डॉग स्ट्रिंग्स। अच्छा, ये हमारे पास सिर्फ जिस तरह से हम यहाँ पर पाइथन सीख रहे हैं, मैंने छोटी सी एकेडमी स्टार्ट की है। तो जो मैं चीज़ें यहाँ पर सीख रहा हूँ मैं वहाँ पर ही जो है पढ़ा रहा हूँ, और वहाँ से जो काफ़ी स्टूडेंट्स हमारे पास 35 एडमिशन आ गए हैं, और उनसे जो है फ़ीस चार्ज कर रहा हूँ 5000। जी। बिजनेस आइडिया आपके पास होने चाहिए, उसको एग्जीक्यूट भी तो आप ही को करना है। जैसा इन्होंने यहाँ से आइडिया लिया और आगे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं। आप भी कोशिश करें यार, आप यूट्यूब पे जाएं, यहाँ पर अरीबा जफर है माशाल्लाह, वो बड़ी यूट्यूब वीडियोस वगैरह बनाती है। देखिए यहाँ पर मैं पता नहीं किस तरह नाम लूँ या ना लूँ, एक